Hello everyone. Welcome to the another lecture of the quality engineering lecture series. So today we are going to discuss about the complex integration. So in our last lecture we studied about the line integrals. So we will continue that topic and do some more examples. So यहाँ पे देखिए कि evaluate. The next example is evaluate integration 0 to 2 plus I z square dz along the line. तो यहाँ पे हमें बोला है कि line integration ही करना है. line हमें बता दिया है कि y is equal to x by 2. अभी देखिए यहाँ पे z square बोला है एंड z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोला है. ठीक है. सो यहाँ पे z स्क्वायर है, हमें x एंड y के फॉर्म में फंक्शन नहीं दिया हुआ है, z के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है एंड z का भी स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है. डायरेक्ट z जो है उसका पावर बताया हुआ है. ठीक है. डायरेक्ट इस तरह से अगर z की पावर दी हुई हो और उसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोला है और हमें लिमिट भी दिया हुआ है तो उस टाइम पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो z के रिस्पेक्ट में. सो z स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 plus I z स्क्वायर dz. क्योंकि z के रिस्पेक्ट में ही करना है, फंक्शन भी z के फॉर्म में ही है तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. इस z की एक पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर लेंगे. लिमिट देना है 0 to 2 plus I. अब z की जगह पे एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे. तो z की जगह पे पहले अपर लिमिट रख दो यानी कि 2 plus I का क्यूब डिवाइड बाई 3, माइनस करके z की जगह पे 0 रखो यानी कि 0. ठीक है. अभी इसका क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्सपेंशन का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 2 प्लस i का क्यूब के अंदर. ठीक है. सो 2 का क्यूब जिस तरह से यहाँ पे है a क्यूब, सो यहाँ पे होगा 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू i प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2 इंटू b स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि i क्यूब. हो जाएगा i क्यूब एंड डिवीजन में आ जाएगा 3. अगर i स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई भी जगह पे अगर i स्क्वायर आता है तो i स्क्वायर की जगह पे हम -1 रख सकते हैं. तो यहाँ पे i स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे i स्क्वायर है, आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दो. यहाँ पे आई क्यूब है, आई क्यूब को आप डिवाइड कर सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई के अंदर, तो वहां पे भी हम आई स्क्वायर की जगह पे फिर -1 रख सकते हैं. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12 आई प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो वो हो जाएगा 6 इंटू -1 यानी कि -6. फिर प्लस आई क्यूब है, आई क्यूब की जगह पे आप रख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, डिवीजन में आएगा 3. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो क्या होगा 8 माइनस 6 यानी कि 2, 12i आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखो यानी कि -i, 12i माइनस आई यानी कि 11i, सो प्लस 11i डिवीजन में आ जाएगा 3. तो नॉर्मली आप जो आंसर लिखते हैं उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करके लिखना होता है, मतलब कि x प्लस आई वाई जनरल फॉर्म के अंदर लिखना होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, मतलब कि रियल पार्ट अलग एंड इमेजिनरी पार्ट अलग. इस तरह से दो पार्ट को अलग अलग करके कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर नॉर्मली लिखा जाता है. सो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवीजन दे दो, 2/3 प्लस 11/3 i. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. ओके. सो भले ही हमें बोला हुआ है कि अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x बाई 2, लेकिन z जो है डायरेक्ट z का फंक्शन है, मतलब कि z की स्क्वायर है. सिर्फ z बार होता या फिर मोड ऑफ z होता तो हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर पाते. लेकिन डायरेक्ट अगर z का फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि z की पावर के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करके उसके अपर एंड इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दोगे और सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. So next example is evaluate integration of x square minus iy square dz along the parabola. तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल हमने किया था उसमें हमें दो पॉइंट दिए थे और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोला था. लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली बोल दिया है कि पैराबोला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सो ये कर्व हमें दिया हुआ है और ये कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है. फ्रॉम हमें लिमिट दी हुई है 1 2 यानी कि real part is 1, imaginary part is 2. So this is 1 point and this is second point 2 8. Okay, so real part is 2 plus 8 I we can say. तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिमिट दी हुई है और along the parabola मतलब कि डायरेक्शन दी हुई है कि y is equal to 2x स्क्वायर, मतलब कि जो कर्व हमें बोला गया है इंटीग्रेशन करने को बोला है हमें, और ये फंक्शन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है और ये
पाथ के ऊपर करना है, मतलब कि पैराबोला के पाथ y इक्वल टू 2x² पे करना है, ठीक है। सो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपका लाइन इंटीग्रेशन है देन आपको सबसे पहले क्या करना है, तो दो वेरिएबल अगर दिए हुए हैं तो उसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमें अगर y इक्वल टू 2x² दिया हुआ है तो y की वैल्यू हमारे पास x के फॉर्म में है ऑलरेडी। सो ये y की वैल्यू हम जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर रख देंगे तो पूरा इक्वेशन जो है वो x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और dz की जगह पे हम जिस तरह से लास्ट एग्जांपल में भी किया था कि dz z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो dz की जगह पे आप रख सकते हो dx प्लस आई डी वाई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन c यानी कि कर्व के लिए हमें बताया हुआ है x² माइनस आई वाई स्क्वायर dz। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x एंड y दो वेरिएबल है, उसको मैं सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर y की जगह पे मैंने 2x² रख दिया तो। फिर dz की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो dz के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू होगा x प्लस आई वाई, तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन x के फॉर्म में होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल x के फॉर्म में हम फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ dx होना चाहिए, dy नहीं होना चाहिए। तो dy की वैल्यू भी मुझे dx के फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो वो हम ये जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर 2x² है तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में सीधा डिफरेंशिएशन ही एक्चुअली कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यानी कि for x dx को सामने ले जाओ तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू for x। तो dz की जगह पे हम 1 प्लस फॉर एक्स आई इंटू dx रख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और y की जगह पे हम रख सकते हैं 2x²। तो पूरा जो इंटीग्रेशन है वो x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि x के फॉर्म में हम पूरे इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट जो आएगी वो x की आएगी। तो x की लिमिट कौन सी होगी, 1 से लेके 2 तक। इंटीग्रेशन 1 to 2 x² माइनस आई इंटू वाई स्क्वायर, y की जगह पे रखना है 2x² यानी कि 2x² का भी स्क्वायर। dz की जगह पे हमें रखना है 1 प्लस फॉर एक्स आई dx। ओके, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 x² माइनस आई इंटू 2x² का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4x रेज़ टू 4 पावर, और उसको 1 प्लस फॉर एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है हमें। इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 x² को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो यानी कि x², क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों। अगर दोनों के बीच में दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस की साइन हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जिससे वो पूरा प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो x² इंटू 1 x² हो गया, फिर x² इंटू 4xi क्या हो जाएगा, प्लस 4x³ इंटू आई। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x रेज़ टू 4 को i इंटू 4x रेज़ टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन माइनस साइन है, सो माइनस 4x रेज़ टू 4i। फिर इसी को 4xi से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस यानी कि माइनस 4 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 16, x रेज़ टू 4 इंटू x यानी कि x रेज़ टू 5, i इंटू आई यानी कि हो जाएगा i²। और हो गया dx के फॉर्म में इंटीग्रेशन है। तो ठीक है, नाउ देख सकते हैं कि पूरा फंक्शन जो है वो प्लस माइनस के फॉर्म में, एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम हर एक अलग अलग टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है, प्लस 4x³ का 4x रेज़ टू 4 बाई 4 माइनस 4x रेज़ टू 5 बाई 5 इंटू आई, माइनस i² इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 16x रेज़ टू 6 डिवाइड बाई 6, लिमिट है हमारी 1 to 2। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले अपर लिमिट रखो, माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। तो इज इक्वल टू x की जगह पे हम पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी कि 2 रखते हैं, तो x की जगह पे 2 रखो, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 बाई 3 प्लस 2 रेज़ टू 4 यानी कि 16 प्लस 16i माइनस 4 इंटू 2 रेज़ टू 5 यानी कि 32, 2 रेज़ टू 5 यानी कि 32, 32 इंटू 4 तो 120 प्लस 128 माइनस 128 अपॉन 5 आई।
प्लस प्लस अभी 16/6 है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 और यहाँ पे 3 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब x इज टू 6 यानी कि 64, 64 इंटू 8 करेंगे तो 512 512 मिलेगा, मतलब डिवाइड बाई 3। ओके, अब माइनस करके हमें क्या करना है, तो माइनस करके ब्रैकेट कर लो सबसे पहले तो, और उसके बाद में x की जगह पे हमें लोअर लिमिट यानी कि 1 रखना है, तो x की जगह पे 1 रखो, यहाँ पे क्या होगा 1/3, सो ये हो गया 1/3 प्लस 1i यानी कि प्लस i माइनस 4/5i, माइनस 4/5i, फिर क्या है, तो 1 रखो यहाँ पे, तो 8/3, सो प्लस 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रहा है, तो i वाले टर्म को हम साथ में रख देंगे और बाकी जो रियल टर्म है उनको साथ में रख देंगे, तो क्या होगा, तो 8/3 रियल टर्म है, 8/3 प्लस 512/3, 512/3, फिर है प्लस माइनस 8/3, यहाँ पे साइन देखिए माइनस है, सो माइनस 8/3, माइनस 1/3 भी आएगा, सो माइनस 1/3 माइनस 8/3 दोनों को माइनस 9/3 कंसिडर कर लेते हैं, सो माइनस 9/3, फिर रियल टर्म कंसिडर करते हैं, तो प्लस हर एक में से i को कॉमन रख देते हैं, सो प्लस 16 माइनस 128/5 माइनस 1 माइनस 4/5 और i कॉमन रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का समेशन कर लो, तो क्या हो जाएगा 512 प्लस 8 यानी कि 520 माइनस 9 यानी कि 511 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 होगा एलसीएम, सो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 इंटू 5 यानी कि 80 माइनस 128 माइनस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 और i, ठीक है। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो 511/3, यहाँ पे 80 माइनस 128 यानी कि माइनस 48 माइनस 48 माइनस 5 माइनस 53 माइनस 53 माइनस 4 यानी कि माइनस 57। ओके, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4/5 लिखा है, वो एक्चुअली माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस 4/5 आएगा, सो ये हो जाएगा प्लस 4, तो क्या होगा 80 माइनस 128 यानी कि माइनस 48 माइनस 48 माइनस 5 यानी कि माइनस 53 माइनस 53 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा माइनस 49 डिवाइडेड बाई 5 i। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टेक फॉर मोर एग्जांपल, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन z bar dz where c is along the sides of triangle having vertices z is equal to 0 1 and i। ओके, सो इंटीग्रेशन हमें करने को बोला है z bar यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z is equal to x plus iy, then conjugate of z will be x minus iy। we have to change the sign of the imaginary part। ओके, सो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर लो तो हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। where c is along the, मतलब c जो हमें पाथ बताया हुआ है वो कौन सा है, सो along the sides of the triangle, ट्राइंगल का पाथ बोला है, having the vertices के जिसके vertices कौन सा है, तो z is equal to 0 1 and i। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये vertices से ट्राइंगल बना लेंगे। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे ले रहे हैं, this is the real axis, so real part of z will be on this axis and this is the imaginary axis। okay, so vertices are z is equal to 0, z is equal to 0, that means point of origin 0 0, z is equal to 1, that means here, because only real part is there, okay, and for z is equal to I only imaginary part is there and that is 1i यानी कि I। ओके, सो ये तीनों जो है वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, तो हम इससे ट्राइंगल अगर फॉर्म करते हैं तो इस तरह से होगा। ओके, सो इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब ये ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल हमें पाथ दिया हुआ है, तो पाथ अगर हमें टोटल इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन c क्या बोला है कि c इज अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो तीन साइड से तीनों साइड्स के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना होगा।
ठीक है। सो हम इसको यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम ए टू बी पाथ में जाएंगे, फिर बी टू सी पाथ में जाएंगे, फिर सी टू ए पाथ में जाएंगे। इस तरह से हम along the sides of the triangle इंटीग्रेट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। तो z बार दिया हुआ है, तो z बार मतलब कि z इज इक्वल टू होगा x प्लस आई वाई, देन z बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई। ओके, z इज इक्वल टू 0 1 एंड i हमने दिखा दिया है यहाँ पे। अभी फर्स्ट पाथ अगर हम कंसिडर करते हैं a टू b, सो पाथ ए बी के डायरेक्शन में हम सबसे पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो ए बी पाथ के डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट ही मिलेगा। तो पाथ ए बी के ऊपर y इज इक्वल टू हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है हमें z बार का, यानी कि c, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट तो बाद में लिखते हैं हम। z बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई, z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई यहाँ पे रख दिया। dz की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तो z हमें पता है x प्लस आई वाई, तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई। अगर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे dy इज इक्वल टू भी 0 होगा, तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा dx। यहाँ पे dz की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dz की जगह पे हो जाएगा dx। ओके, नाउ y इज इक्वल टू क्या है 0, तो y की जगह पे भी यहाँ पे 0 रख दो। सो इंटीग्रेशन हमें सिर्फ करना है x dx का। यहाँ पे लिमिट आएगी x की, तो a टू b डायरेक्शन के अंदर x की लिमिट है 0 टू 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू 1। अब x का इंटीग्रेशन करना है, तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड करना है, लिमिट होगी 0 टू 1। सबसे पहले हमें x की जगह पे अपर लिमिट रखना है, यानी कि 1 रखना है, हो जाएगा 1/2, माइनस करके x की जगह पे 0 रखो, यानी कि हो जाएगा 0। 1/2 माइनस 0 यानी कि 1/2। तो हमें पाथ ए बी के डायरेक्शन के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई, आई ए बी इज इक्वल टू 1/2। अभी सेम प्रोसीजर हमें बी टू सी के लिए करना है। तो बी टू सी जो डायरेक्शन है, जो लाइन है, वो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी टू सी लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है, तो लास्ट एग्जांपल में जिस तरह से हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के बाद में y की वैल्यू x के फॉर्म में रखी थी, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। या फिर आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने आगे जो मेथड की थी उससे डिफरेंट मेथड इस बार हम करते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंट मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करने की मेथड समझाऊंगा, तो दूसरी मेथड भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो हम सेकंड मेथड, दूसरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, B2C जो लाइन दी गई है, वो लाइन का इक्वेशन चाहिए और उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, तो x एंड y दोनों को एक अलग ही वेरिएबल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वेरिएबल t एज्यूम करता हूं एंड x एंड y दोनों की वैल्यू में अगर t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, देन दैट फॉर्म इज नोन एज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो स्ट्रेट लाइन के लिए हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए मेथड है कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 1 0 कंसिडर कर लो इसको, या फिर ये 1 0 कंसिडर कर लो, और ये जो है इसको z इज इक्वल टू 1 बोला था हमने, z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे z इज इक्वल टू i, उसको लिखेंगे कैसे, तो 0, 1। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनकी हेल्प से हम ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। x माइनस x1, x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, सो x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1, सो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा, -1 सामने चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी प्लस 1। ये x की वैल्यू t के फॉर्म में मिल गई। सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं y की वैल्यू t के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं t। तो क्या होगा, y माइनस y1 की जगह पे रखो 0, y2 की जगह पे रखो 1, सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू t।
तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया t। सो दिस इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, सो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमें t के फॉर्म में मिल गई। अभी ये दोनों की वैल्यू हम t के फॉर्म में इंटीग्रेशन के अंदर डिनोट कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, मतलब कि t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन वी कैन सिंपली अप्लाई द इंटीग्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम b टू c डायरेक्शन के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। सो पाथ ए बी हमने कर लिया, पाथ ए बी की वैल्यू हमें मिल गई i a b इज इक्वल टू 1/2। उसको मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ, लिख देता हूँ i a b हमने कैलकुलेट किया है 1/2। नाउ फॉर पाथ बी सी, पाथ बी सी के लिए भी हमें इंटीग्रेशन करना है z बार dz, सॉरी dz, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, dz इज इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा dx प्लस आई डी वाई होगा। ठीक है, और अभी मुझे क्या करना है, तो x एंड y दोनों की वैल्यू अगर मेरे पास t के फॉर्म में है, ठीक है, तो दोनों को मतलब जितने भी वेरिएबल है यहाँ पे x एंड y के फॉर्म में, उन सबको मैं t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अगर मुझे पता है कि x इज इक्वल टू माइनस टी प्लस वन, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं, dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, और इसी तरह से dy इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो dz इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा dx की जगह पे रखो माइनस dt प्लस आई डी वाई, dy की जगह पे रखो dt, सो प्लस आई dt। इन दोनों में से dt को कॉमन निकाल लो, सो माइनस 1 प्लस आई dt। ठीक है, तो ये dz की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। z बार की जगह पे क्या आएगा, x माइनस आई वाई, dz की जगह पे हम ये रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद रखते हैं, क्योंकि अभी x एंड y के फॉर्म में अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। सो dz की जगह पे हम रख देते हैं फिलहाल dx प्लस आई डी वाई। ओके, नाउ c की जगह पे लिमिट आएगा, एंड x एंड y को हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, t के फॉर्म में। अगर मैं x एंड y को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे जो लिमिट रखनी पड़ेगी वो t की रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर x की लिमिट, x यहाँ से किस तरह से वैरी हो रहा है, 1 से लेके 0 तक वैरी हो रहा है, तो यहाँ से उसके हेल्प से मुझे t की लिमिट भी मिल सकती है। तो अगर x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1, देन t विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1, 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0। मतलब कि t की जो लोअर लिमिट है 1 टू 0 एक्चुअल लिमिट होगी x की, तो x की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूं तो t की लिमिट हो जाएगी 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टू, अभी नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है अपर लिमिट में, यानी कि 0 है, तो x की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं तो t की दूसरी लिमिट मिल जाएगी। सो x बराबर 0 इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1, माइनस टी को यहाँ पे ले आओ तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू 1। ठीक है, क्योंकि मैं x एंड y दोनों को t सेपरेट वेरिएबल t के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिमिट जो होगी वो भी t की ही मिलेगी। सो t इज इक्वल टू 0 टू 1 हो जाएगा। x की जगह पे हम रखेंगे माइनस टी प्लस 1, सो ये माइनस टी प्लस 1, माइनस आई वाई, वाई की जगह पे रखेंगे t, सो माइनस आई टी। ठीक है, dx प्लस आई डी वाई की जगह पे हम रख सकते हैं माइनस 1 प्लस आई डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस टी प्लस 1 आई टी, इन तीनों टर्म को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1, माइनस टी को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो t माइनस टी इंटू आई, यानी कि माइनस टी आई, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 प्लस आई, माइनस टी आई को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी आई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टी आई स्क्वायर डी टी। ठीक, अभी आई स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 रख सकते हैं, एंड आई वाले टर्म को अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस टी आई है, ये प्लस टी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रख दो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस, सॉरी, आई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रख दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हुआ 0 टू 1, टी ये है माइनस 1 इंटू माइनस टी, यानी कि प्लस टी, टी प्लस टी हो जाएगा 2t,
-1 प्लस आई। अभी क्या करना है, तो 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t² 2, ठीक है। -1 का हो जाएगा -t प्लस i का हो जाएगा ti। इंटीग्रेशन में 0 to 1 लिमिट रखना है हमें। तो अब सबसे पहले t की जगह पे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सबसे पहले t की जगह पे हम अपर लिमिट यानी कि 1 रखेंगे, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस t की जगह पे 1 आएगा प्लस ti, t की जगह पे 1 रखो यानी कि प्लस i, माइनस करके 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हर एक में 0 रखो, t 0 0 0 तीनों की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। सो सिर्फ हमें अपर लिमिट ही रखने की जरूरत पड़ी, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ गया i। तो पाथ BC के लिए यानी कि IBC की वैल्यू हमें मिल गई i। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू B2C पाथ यानी कि स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन के अंदर हमें IBC की वैल्यू मिली है i। उसी तरह से अगर हमने फर्स्ट मेथड में किया था, फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने समझाया था कि y की वैल्यू को आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फंक्शन है उसके अंदर सिंगल वेरिएबल x के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लो यानी कि y की वैल्यू x के फॉर्म में रख दो तो भी हमें सेम रिजल्ट मिल सकता है। तो अभी क्या करेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से तो हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन अभी क्या करेंगे तो सेम इंटीग्रेशन हम यूजिंग y की वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। फॉर पाथ B2C, सो B2C हमें दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दो एंड पॉइंट्स है हमारे पास में 1 0 एंड 0 1, ओके। ये पॉइंट था z = 1 यानी कि रियल पार्ट होगा 1 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा 0। उसी तरह से ये z = i है यानी कि रियल पार्ट होगा 0 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा 1, ओके। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास में, ये दो पॉइंट के ऊपर से अगर हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो इजीली निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, फॉर्मूला था उसके लिए y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - x1। यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देनी है। x1 y1 = क्या होगा 1 0 एंड x2 y2 होगा 0 1, ठीक है। सो y - y1 = यहाँ पे रख देता हूं मैं x1 y1 = 1 0 एंड x2 y2 = 0 1, ठीक है। अभी ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं हम y - y1 की जगह पे आएगा 0, y - 0 = y2 - y1, y2 = होगा 1 माइनस y1 होगा 0 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 होगा 0 माइनस x1 बराबर होगा 1 इंटू x - x1 की जगह पे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो हमें चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर z बार यानी कि क्या होगा x - iy, तो दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, तो y की वैल्यू मेरे पास x के फॉर्म में होनी चाहिए। इसलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि अभी हमें ये पाथ के डायरेक्शन के अंदर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो y - 0 इक्वल हो जाएगा y 1 अपॉन -1 यानी कि -1 इंटू x यानी कि -x -1 इंटू -1 यानी कि +1। सो y -x +1, ये हमें y की वैल्यू मिल गई x के फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे z बार जो है यहाँ पे z बार जो है x - iy, y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं -x +1 रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन करने के लिए सीधा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे कि इंटीग्रेशन z बार dz इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x - iy dz की जगह पे, क्योंकि z इज इक्वल टू अगर x + iy है तो dz इज इक्वल टू होगा dx + i dy, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू -x + 1 है तो इसके ऊपर से dy इज इक्वल टू क्या होगा -dx होगा, ये dy की वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो dz इज इक्वल टू हो जाएगा dx - i dx, dy की जगह पे रखना है -dx, so -i dx हो गया। ये इन दोनों में से dx कॉमन निकलेगा, सो 1 - i इंटू dx, ये dz की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो dz की जगह पे हम ये रख सकते हैं 1 - i इंटू dx, एंड y की जगह पे -x + 1 रख सकते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और क्योंकि मैं x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो लिमिट जो होगी वो x की हो जाएगी। तो x की लिमिट क्या कहां से कहां तक वैरी हो रहा है 1 to 0 तक, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। x - iy, y की जगह पे -x + 1 रखना है, सो -i इंटू y की जगह पे रखेंगे -x + 1 इंटू
1 माइनस आई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 to 0, इसको सिंप्लीफाई करें तो x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको पहले माइनस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाए x माइनस 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 प्लस यानी कि प्लस आई एक्स माइनस आई इंटू प्लस 1 यानी कि माइनस आई इंटू 1 माइनस आई डी एक्स। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन 0 to 1, x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस आई से मल्टीप्लाई करो यानी कि x इंटू 1 x इंटू माइनस आई यानी कि माइनस आई एक्स प्लस आई एक्स इंटू 1 यानी कि प्लस आई एक्स इंटू माइनस आई यानी कि माइनस आई स्क्वायर एक्स माइनस आई इंटू 1 यानी कि माइनस आई इंटू माइनस आई यानी कि प्लस आई स्क्वायर। अब एक बार इंटीग्रेशन हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस आई एक्स प्लस आई एक्स हो गया, आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस एक्स यानी कि 2x माइनस आई प्लस आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखो यानी कि -1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ये लिमिट जो है वो 0 to एक्चुअली 1 to 0 है, तो ये होगा 1 to 0 ठीक है। अब x की जगह पे x का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या करेंगे, तो 2x का इंटीग्रेशन यानी कि हो जाएगा 2x² माइनस आई का हो जाएगा आई एक्स माइनस 1 का हो जाएगा x, लिमिट है 1 to 0। ठीक है, तो मतलब कि सबसे पहले हमें अपर लिमिट रखना है यानी कि 0 रखना है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वे x की जगह पे अपर लिमिट यानी कि 0 रखो, तीनों में 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, माइनस करके ब्रैकेट कर लो, अब x की जगह पे 1 रखो तो क्या होगा 1 माइनस आई माइनस 1। ठीक है, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि आंसर आ गया प्लस आई, तो आई बी सी इज इक्वल टू हमें मिल गया आई। और पाथ C2O, तो C2O की डायरेक्शन में हमें जाना है। ठीक है, सो फॉर पाथ CO, तो इसमें भी रूल तो सेम ही आएंगे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई। लेकिन आपको देखना है कि वेरिएबल किस तरह से चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए कि अगर मैं C2O आ रहा हूं तो देन x की वैल्यू जो है इस पाथ के ऊपर, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस पाथ के ऊपर x इज इक्वल टू हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट जो है वो 0 है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डी वाई। ठीक है, सो यही रूल हम ये इसके इंटीग्रेशन के लिए वो CO पाथ के लिए अप्लाई करेंगे, C2A पाथ के लिए, सॉरी दिस इज C2A। ठीक है, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ z बार dz फॉर द कर्व C, z बार की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो x माइनस आई वाई, dz की जगह पे हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि x की जगह पे हम 0 रख सकते हैं फॉर द पाथ C2A, x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो x की जगह पे 0 रख दो तो क्या आएगा माइनस आई वाई, dx की जगह पे क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है देन dx विल आल्सो बी 0, तो माइनस आई वाई, dx की जगह पे 0 रख दो, यहाँ पे हो जाएगा आई डी वाई। अभी पूरा इक्वेशन जो है, पूरा इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर जो फंक्शन है सिर्फ y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है एंड वेरिएबल हमारा सिर्फ y बचा है, तो जो लिमिट आएगी इंटीग्रेशन की वो भी y की आएगी, और y की लिमिट कहाँ से C2A जा रहे हैं हम, तो 1 to 0 तक जाएंगे, सो y की लिमिट हो जाएगी 1 to 0। नाउ i इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, आई स्क्वायर ओके, सो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ y dy 1 to 0। y का इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 फॉर 1 to 0। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह पे हम पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी कि 0, माइनस करके लोअर लिमिट रखो यानी कि 1/2, तो हमें वैल्यू मिल गई -1/2। तो ये पाथ C2A के लिए हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई, के लिए हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज -1/2।
अब टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन फॉर एंटायर कर्व, एंटायर क्लोज्ड कर्व। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ z बार dz एट c इज इक्वल टू IAB, मतलब ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन, सो IAB प्लस IBC प्लस IC2A। नाउ IAB की वैल्यू हमें पता है 1/2, सो 1/2 प्लस IBC की वैल्यू हमें पता है I प्लस ICA की वैल्यू हमें पता है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, 1/2 -1/2 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया I। ठीक है, सो इस तरह से हम कोई भी अगर लाइन का इंटीग्रल दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कर्व का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप कर्व का इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले फाइंड करना है, या फिर उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और उसके हेल्प से जो भी आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आइदर यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन और आइदर यूजिंग फॉर्म ऑफ x एंड y। ओके, सो इस तरह से हम इंटीग्रेशन, कोई भी लाइन इंटीग्रल का इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, देन लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द चैनल।